गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको समझ में जब आ जाएगा, जब आप थोड़ा सा कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर जो आपके डाउट्स है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोग मुझे यूट्यूब पर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यूट्यूब पर ना पूछ के, क्योंकि यूट्यूब को मैं देख नहीं पाती हूँ उस पर क्या कमेंट आए। अगर आप यूट्यूब पे अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो आप उसको मुझे व्हाट्सएप पे उसको मेंशन कर दो, तब तो फिर वो ठीक है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पर ही पूछ लोगे, सारे क्वेश्चंस एक ही जगह रहेंगे, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको पढ़ाने से पहले मैं एक बार डाउट्स को देख लेती हूँ कि आपके द्वारा क्या क्या क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। पता है हिंदी में कैंसर डायग्नोसिस के डायग्नोसिस का हिंदी होता है निदानात्मक प्रक्रियाएं। जब मैं आपकी एज की थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि निदानात्मक प्रक्रिया मतलब होता क्या है, ठीक है। या मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि निदानात्मक मतलब निदानात्मक कोई अगर अचानक से बोल देना तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि इसका मतलब क्या है। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें बिल्कुल समान रूप से समझ में आनी चाहिए। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है निदानात्मक, अर्थात जब हम किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं, इसको हम परीक्षण भी बोल सकते हैं। जब हम किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं कि व्यक्ति को कैंसर है कि नहीं, ठीक है। जब हम व्यक्ति का परीक्षण करते हैं कि व्यक्ति को कैंसर है कि नहीं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायग्नोसिस प्रोसेस। और ट्रीटमेंट मतलब आप लोग जानते होंगे कि ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। कि कैंसर जब एक बार डिटेक्ट हो जाता है कि व्यक्ति को कैंसर है, तो उसके बाद जो उसका उपचार किया जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। अब एड्स और कैंसर में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि एड्स से केवल बचाव किया जा सकता है, उससे केवल प्रिवेंशन किए जा सकते हैं ताकि किसी व्यक्ति को एड्स ना हो। लेकिन कैंसर में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है। वो व्यक्ति ठीक भी हो सकता है। और आप ही के जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि कैंसर हुआ होगा और जो कि अब ठीक हो गए हैं और ठीक होकर अपनी नॉर्मल लाइफ को वो लीड कर रहे हैं। तो होता क्या है, हम क्या करते हैं, कैंसर का जो डिटेक्शन होता है और जो डायग्नोसिस होता है वो अर्ली स्टेज में ही हो जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को प्रॉपरली कैंसर है और उसको वो सही हो जाए, आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, ठीक है। तो नॉर्मली कैंसर का पता अगर फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में चल जाता है तो कैंसर को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहीं पे जो पहली पॉइंट, जिसका जो पहला बात जो लिखा हुआ है, पहली पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, वो इसी के बारे में है कि डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस अर्ली हो जाना चाहिए। मतलब डिटेक्शन मतलब होता है कि उसका पता चलना, मतलब हमको उस चीज़ का पता चलना, हमको वो उभार दिखना, ठीक है। डिटेक्शन में सबसे पहले तो जिस ह्यूमन को हुआ है उस ह्यूमन मतलब वही ना उसको सबसे पहले ऐसे डिटेक्ट करेगा, ऐसे पहचान करेगा। डिटेक्ट मतलब करना होता है पहचान करना, और डायग्नोसिस मतलब होता है कि अब उसको परीक्षण करना कि वो कैंसर है कि नहीं। हर जगह स्वेलिंग जो हो जाती है, सब कुछ कैंसर ही नहीं होता, ठीक है। किसी का अगर कुछ हैंड पे या पाँव पे कुछ अगर गार्ड बन गई, कुछ अगर फूला सा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को ट्यूमर ही हो गया, व्यक्ति को कैंसर ही हो गया है, ठीक है। तो उसी की यहाँ पर पहचान की जाती है। तो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस इसका अर्ली हो जाना चाहिए, तभी क्या होता है, कैंसर का हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकेंड क्या है कि अब इसका हम डिटेक्शन करते कैसे हैं, मतलब कैंसर को हम डायग्नोस किस किस वे से कर सकते हैं, उसका क्या क्या मेथड उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो उसके मेथड्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक तो कैंसर होता है जो आपका एक्सटर्नल बॉडी पार्ट पर होता है, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो कैंसर होता है जो कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे होता है। तो बॉडी के अगर एक्सटर्नल पार्ट पे अगर कैंसर हुआ है
मतलब जिसको कि आप छू के उसको महसूस कर सकते हो उस उपहार को, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो हुआ है वो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, ठीक, बायोप्सी करते हैं। और एक दूसरा टेस्ट होता है हिस्टोपैथोलॉजी। आपने बायोप्सी टेस्ट का भी नाम सुना होगा, आपने ऑटोप्सी का भी नाम सुना होगा। ऑटोप्सी जो होता है वो मृत कोशिकाओं का परीक्षण किया जाता है। जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना, तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि उसकी ऑटोप्सी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है बायोप्सी, ठीक है। बायो का मतलब ही होता है जीवन, मतलब बायोलॉजी का खुद में एक मतलब क्या है कि हम जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और हिस्टोपैथोलॉजी, इसमें जो हिस्टो है, इसमें जो हिस्टो है, हिस्टो का मतलब होता है उत्तर, ठीक है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी को बोला जाता है उत्तर विज्ञान, ठीक। हिस्टोलॉजी को बोला जाता है उत्तक विज्ञान। और हिस्टोपैथोलॉजी को बोला जाता है कि अगर टिश्यू में किसी तरह का कोई पैथोजन आ गया है, लॉजी मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान, ठीक है, तो उत्तक में किसी तरह का अगर कोई पैथोजन आ गया है उसके बारे में अध्ययन करना कहलाता क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब आपके उत्तकों में, ठीक है, उत्तक में, जैसे उत्तक में अगर कोई पैथोजन आया है तो उस पैथोजन की स्टडी करना कहलाता क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक। तो अगर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पे, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पे अगर कोई कैंसर का फॉर्म किया हुआ है, ट्यूमर का फॉर्म हुआ है, तो उसका पता दो तरह से लगाया जा सकता है। पहला क्या है, बायोप्सी है, दूसरा क्या है, दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजी है, ठीक है। अब बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी में होता क्या है, यहाँ पे नॉर्मली सजेस्ट करो, दिख रहा, नॉर्मली सजेस्ट करो, यहाँ पे कोई एक उभार हुआ था, डॉक्टर ने क्या किया, इस उभार को वो यहाँ से काट के निकाल देते हैं, ठीक है। इस उभार को यहाँ से काट के निकालने के बाद फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस, जैसे मानो इस उभार को उन्होंने इस तरह से काट के निकाल लिया, अब डॉक्टर्स इसके पतले पतले स्लाइसेस को काटते हैं। आपने 11th क्लास में जब बायो का प्रैक्टिकल किया था तो आपने पतला पतला सेक्शन कटिंग आपने किया था ना, उसी तरह से ये जो भी आपका ग्रोथ होता है, एक्सटर्नली जो ग्रोथ हो जाता है ऑर्गन्स पर या सेल्स के ऊपर या टिश्यूज़ के ऊपर, उसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस तरह से सर्जरी के माध्यम से उसको काट के वहाँ से निकाल देते हैं, ठीक। और फिर अब इसका क्या किया जाता है, इसको पतले पतले स्लाइस या इसके मतलब इसके पतले पतले आपके स्लाइस इस तरह से काटे जाते हैं, जिस तरह से आपने 11th क्लास में पतले पतले सेक्शंस काटे थे ना, सिमिलर वे में, ठीक वैसे ही। उसके बाद फिर इन सेक्शंस को फिर स्टेन किया जाता है। स्टेन मतलब होता है कि इस पर कलर दिया जाता है, इसकी कलरिंग की जाती है और फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स है तो अगर मतलब अगर वहाँ पे नॉर्मल सेल्स है तो वो नॉर्मल सेल्स की तरह दिखेगा, लेकिन अगर वहाँ पे कैंसर का फॉर्म हुआ है तो वहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्रा सेल्स दिखने लगेंगे। तो वो उनका मेथड है कि किस तरह से वो माइक्रोस्कोपिक उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी कुछ इसी तरह का टेस्ट किया जाता है। जैसे मैं अगर बताऊं तो एक भैया थे, उनको क्या हुआ था, पैर में उनका एक गांठ हो गया था, ठीक है, एक पैर में उनका एक उभार हो गया था। सबको पहले लगा कि कहीं ये कैंसर ना हो, कहीं ये ट्यूमर ना हो। तो क्या हुआ कि डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने उसको वहाँ सर्जरी के द्वारा काट के बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर वो जो उन्होंने गांठ जो काट के जो निकाला था उसको फिर उन्होंने बायोप्सी टेस्ट के लिए भेजा, ताकि ऐसे पता करने के लिए कि ये जो गांठ हुआ था, ये जो उभार हुआ था, ये क्या कैंसर की वजह से हुआ था कि नॉर्मल कोई एक मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कोई एक किसी तरह का इन्फेक्शन भी हो जाता है, आपने देखा कोई कीड़ा भी काट देता है तो एक नॉर्मल गांठ या उभार जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा आपका क्या है, जो हो जाता है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया में किसी तरह का कुछ उभार नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ल्यूकेमिया में WBC की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको ब्लड टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है, ठीक। उसके बाद अब अभी तक तो आपने पढ़ा कि अगर एक्सटर्नल ऑर्गन में अगर कैंसर का फॉर्म हुआ है तो हम उसको बायोप्सी के द्वारा, हिस्टोपैथोलॉजी के द्वारा हम उसको पता कर लेंगे। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन में हुआ है तो
हमें पता तो चलेगा नहीं, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन बहुत सारे हैं, कहीं पर भी हो सकता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स में अगर हो गया है तब हम उस चीज़ को हम कैसे हम पता करेंगे, उस चीज़ को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। तो इंटरनल ऑर्गन के लिए रेडियोग्राफी टेक्निक अपनाई जाती है, एक्सरेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बॉडीज़ पर एक्सरेज डाली जाती है, उसकी इमेज आती है और कोई भी तरह का अगर ग्रोथ है तो उसको एक्सरे के द्वारा उसको पता कर लिया जाता है। उसके बाद सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एक स्कैनिंग की जाती है जो कि हमें 3D इमेज प्रदान करता है, 3 डायमेंशनल इमेज इसके द्वारा प्राप्त होता है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का। और MRI होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक रेज मतलब चुंबकीय किरणों का प्रयोग किया जाता है और साथ में नॉन आयोनाइजिंग रेज का प्रयोग भी किया जाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कैंसर के डिटेक्शन का या ट्यूमर के डिटेक्शन का MRI मेथड, ठीक है। इसमें भी 3D स्कैन ही प्राप्त होता है, लेकिन इससे CT स्कैन से ये ज़्यादा बेटर है MRI। CT स्कैन जब आया तो उस समय वो बहुत अच्छा था, बहुत बेटर था, लेकिन उसके बाद जब MRI आया तो MRI से और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने लगे, क्योंकि उसमें आप कभी अगर किसी ने करवाया तो उसमें बहुत सारी लगभग 7-8 शीट्स निकलती हैं बड़ी बड़ी पूरे बॉडीज़ की, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नली और इंटरनली अपने बॉडी के ऑर्गन्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति में कैंसर का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। अभी एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, वो बात ये है कि कैंसर और ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। कभी आपके दिमाग में आया तो एक सिंपल सी क्योंकि हर कॉन्सेप्ट भले ही मैं आपसे एज ए स्टडी में या मेरी डिग्री आपसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों में एक सिमिलरिटी ये है कि हम सभी मतलब आप जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और मैं भी, हम लोग एक बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो बायो के टर्म्स में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब हमें पता होनी चाहिए ना। तो जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो हमको चीज़ें पता होनी ही चाहिए। तो कौन सी चीज़ें, जैसे कोई अगर आपसे पूछ दे नॉर्मल सा इंसान कि बताओ कैंसर और ट्यूमर में क्या डिफरेंस है, अगर एक मैथ्स का बच्चा नहीं बता पाता है दैट इज़ ओके, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है, मैथ्स के बच्चे को नहीं पता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक बायो का बच्चा नहीं बता पाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मतलब फिर उसको खुद भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं मेरी स्टडी में कुछ प्रॉब्लम है। तो कैंसर जब सेल्स डिवाइड करना शुरू करती हैं, ठीक है, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में, कोई भी कैंसर के आपसे डेफिनेशन पूछें, जब सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, उसको हम कैंसर बोलते हैं। अब वही अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड किया हुआ सेल अगर एक जगह जाके इकट्ठा होने लगता है या एक उभार के रूप में पैदा होने लगता है तो उस उभार को हम ट्यूमर का नाम देते हैं, ठीक है। एक ही जगह पे जाके सेल्स अगर इकट्ठे होने लगे, बेनाइन ट्यूमर को आपको पता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर, फिर एक जगह जाके वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, फिर वहाँ से कुछ सेल्स जाकर किसी ब्लड फ्लो के माध्यम से दूसरे ऑर्गन के पास पहुँचा, वहाँ भी एक उभार क्रिएट करना शुरू कर दे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। हर कैंसर में ट्यूमर बने ये ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ल्यूकेमिया, ठीक, ल्यूकेमिया में सेल डिवीज़न तो होता है, सेल डिवाइड तो करती हैं अनकंट्रोल्ड वे में, ठीक है। सेल के डिवीज़न पे, सेल के डिवाइड होने पे कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये सेल्स कहीं पे जाके इकट्ठी नहीं हो जाती हैं, मतलब ट्यूमर का फॉर्म नहीं करती हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि सेल्स का अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होना कैंसर कहलाता है, लेकिन हर ट्यूमर मतलब हर कैंसर ट्यूमर का ही फॉर्म करे ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। ट्यूमर हम किसे कहते हैं, अगर वही कैंसरस सेल मतलब वही अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हुए सेल कहीं किसी जगह पे जाके अगर इकट्ठा होने लगते हैं और एक इन्वेजन बनाते हैं, एक उभार बनाने लगते हैं और इन्वेड करके दूसरे ऑर्गन्स को क्षति पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो वो एक ट्यूमर है। लेकिन अगर वो ट्यूमर का फॉर्म नहीं करते हैं, वो कहीं पर उभार अगर नहीं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन सेल्स का अनकंट्रोल्ड वे में डिवीज़न होना स्टार्ट है, तो उसको हम कैंसर ही बोलते हैं। जहाँ भी सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो उसको हम कैंसर बोलेंगे।
ठीक, तो अभी इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका डायग्नोज करने में मैंने एक जो टर्म था वो एक और आता है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। कुछ कैंसर, जैसे अगर हमारे बॉडी में कुछ भी कोई भी पैथोजन आया एज एंटीजन के रूप में, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू करती है। वो एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में मिलते हैं, तो उन एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करके, उन एंटीबॉडीज़ का परीक्षण करके हम ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को कैंसर है कि नहीं। ठीक है, कैंसर के दौरान व्यक्ति के शरीर में उस कैंसर के उपचार के लिए मैंने बताया था हमारी बॉडी में खुद एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जिसे कि हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। वो भी अपने बचाव के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। लेकिन अब वो भैया कैंसर है, उतना बड़ा सा रोग है, और जो हमारी बॉडी से एंटीबॉडी तैयार करती है वो उतना ताकतवर नहीं होता है कि जो कि उसको मार सके, क्योंकि ऐसे कैंसर का जो स्प्रेड होता है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है। उतनी तेज़ी के साथ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और साथ ही साथ में एंटीबॉडीज़ मारेंगी किसको, क्योंकि कैंसर तो पर्टिकुलरली किसी बॉडी के, उसी बॉडी के ऑर्गन्स में ही तो हो रहा है, तब एंटीबॉडीज़ को उसी ऑर्गन को पकड़ के मारना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमारी बॉडी बहुत ही वफादार होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर देती है। तो ब्लड में मान लो कि कहीं कुछ उभार नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो ब्लड में पर्टिकुलरली एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ब्लड टेस्ट में जब ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। उसके बाद अब और भी तरह से कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। वो कैसे, जीन्स के द्वारा। जीन्स आप सबको पता है अनुवांशिक गुणों को, मतलब हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम किया जाता है जीन्स के द्वारा, ठीक है। तो अगर परिवार में पहले किसी को ये कैंसर रोग से वो पीड़ित रह चुका है, ठीक है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसकी जो अपकमिंग पीढ़ी है, मतलब उसकी जो अपकमिंग जनरेशन है, उसको भी कैंसर हो जाए। मैंने कल आपको क्या बताया, बॉडी में प्रोटोऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, सबकी बॉडी में प्रोटोऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटोऑन्कोजीन्स मतलब कैंसर को पैदा करने वाले जीन सबकी बॉडी में होते हैं, लेकिन सबकी बॉडी में वो कैंसर का रूप नहीं ले पाते हैं। क्यों? हो सकता है कि हम कार्सिनोजन के इफेक्ट में नहीं आए हैं, हमें म्यूटेशन का प्रोसेस होना, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पिछले जनरेशन में, पिछले पीढ़ी में कैंसर रोग हुआ है, तो उसके जीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर वो, अब ऐसा तो कभी आप किसी के लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि वो कभी सिगरेट के कॉन्टैक्ट, मतलब उसके धुएं के कॉन्टैक्ट में कभी आए ना हो, ठीक है। अमूमन हम बाहर जाते हैं ट्रेन में, बस में, तो लोग ऐसे करते हैं, तो हमें परेशानी होती है, हम उसको मना करते हैं, लेकिन वो हो सकता है ना माने, तो हम कहीं ना कहीं से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। हम अब इतने सारे, देखो आपके जो रेडिएशन, जो आपके पूरे एनवायरनमेंट में रेडिएशन जो फैले हुए हैं, ठीक है, तो उसके भी हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे अच्छा एग्जांपल तो आपका फलों और सब्जियों का है। अधिकतर फलों और सब्जियों को, क्या सारे फलों और सब्जियों को हम बात करें तो मोस्ट, मतलब लगभग सारे, उनको क्या किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यदि कि उगाया जाता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी प्रोटोऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हमारे पिछले पीढ़ी, मतलब अगर हमारे पिछले जनरेशन में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, तो बहुत है कि वो जो एक्टिवेटेड जीन्स है वो हमारे बॉडी में भी आ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना से जितना हो सके अवॉइड कार्सिनोजन, मतलब कैंसर को उत्तेजित करने वाले जो भी कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे टोबैको हो गया, या हमें एक्स रेज के संपर्क में नहीं आना चाहिए, हमें यूवी रेज के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी परमाणु अनुसंधान वगैरह होते हैं उस क्षेत्र में हमें नहीं आना चाहिए, टोबैको वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, कुछ वायरस डिजीज़ से बचना चाहिए, ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अब तक तो था इसका डिटेक्शन कैसे होता है, तो डिटेक्शन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं।
उपचार के लिए रेडिएशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने सबने सुना होगा कीमोथेरेपी ना, कीमोथेरेपी बोलते हैं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ रेडिएशंस, कुछ केमिकल रेडिएशंस बॉडी में डाले जाते हैं, किसके ऊपर, ट्यूमर सेल्स के ऊपर डाले जाते हैं, ताकि ट्यूमर सेल्स क्या हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि ट्यूमर सेल्स के आसपास सराउंडिंग्स में जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको कुछ नुकसान ना हो, वो क्षतिग्रस्त ना हो। कुछ इम्यूनोथेरेपीज होती हैं, जैसे कुछ मेडिसिन्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं। इवन मैंने भी केमिस्ट्री के, आपने पढ़ा होगा अगर अच्छे से केमिस्ट्री 11th क्लास में, तो उसमें दिया है कुछ मेडिसिन का नाम, जो कि कैंसर के रोग के ट्रीटमेंट के लिए उपचार में लाई जाती है। तो ऐसे कुछ मेडिसिन्स होते हैं, उसको पढ़ के व्हाट्सएप पे लिख के भेजना मुझको, ठीक है। उसके बाद थर्ड है सर्जरी। ट्यूमर है, उसको सर्जरी करके वहाँ से काट के निकाल दो, हो गया सही, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, सर्जरी करनी मतलब जो अफेक्टेड जो कैंसरस बॉडी के पार्ट हो गए उसको वो लोग वहाँ से काट के निकाल देते हैं। सर्जरी करने के बाद फिर रेडिएशन थेरेपी अपनाई जाती है, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या किया जाता है, कीमोथेरेपी का प्रोसेस किया जाता है। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हेयर लॉस होने लगता है, व्यक्ति एनीमिक हो जाता है, ठीक है। और बॉडी बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बॉडी में बहुत ही पेन रहता है। तो बहुत ही ये जो रेडिएशन थेरेपी जो है ना, रेडिएशन बहुत ही पेनफुल थेरेपी होती है। लेकिन अब ट्यूमर सेल्स को नष्ट करने के लिए या उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए या ऑन्कोजीन्स को फिर से प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो आज हमारा ये कैंसर टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा और नोट्स आप बना लोगे। नहीं बना पाओगे तो मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, मैं आपको उसकी फ़ोटो भेज सकती हूँ। जैसा भी होगा आप मुझे लिख कर भेजना। और साथ ही साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं उस चीज़ को तो आप लिखना ही कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में, लेकिन जो चीज़ समझ में आई है उसको भी लिखा करो। मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये केवल मेरे और आप तक सीमित नहीं है। ये केवल हम देख रहे हैं, केवल आप देख रहे हो। इसमें DIS सर भी जुड़े हुए हैं, सिस्टर्स भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सिस्टर प्रिंसिपल भी इसमें जुड़ी हुई हैं और भी टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है ना कि अगर आप केवल क्वेश्चंस लिखोगे तो वो अच्छा नहीं, जो आपको समझ में आया आप उसको भी लिखो कि हाँ ये हमें समझ में आया है, लेकिन यहाँ पे हमको डाउट है, वो एक अच्छा लगता है। मैं आपको पहले भी इस चीज़ के लिए बोल चुकी हूँ, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अब आपके जो भी आपने क्वेश्चन पूछे थे, एक तो कैंसर के बारे में पूछा था, कैंसर ट्यूमर में क्या डिफरेंस होता है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। सेकेंडली ये था कि अगर आप यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देना कि हाँ मैंने यूट्यूब पे ये क्वेश्चन कमेंट करके पूछा हुआ है, ठीक। एंड आपने पूछा था कि जो UV रेज होती हैं वो किस तरह से अफेक्ट करती है, मतलब नॉन आयोनाइजिंग रेज का आपको समझ में नहीं आया। तो सबसे पहला बात तो ये है, सबसे पहली बात कि UV रेज जो होती हैं, UV रेज 3 टाइप्स की होती है, UV रेज A, UV रेज B, UV रेज C। अच्छा, आपने सुना होगा मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट क्या होते हैं, हमारे स्किन में ही वो पाए जाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं विटामिन D के संश्लेषण के लिए, ठीक। सेकेंडली, अगर UVC जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट C रेज जो होती हैं, वो पृथ्वी पर गिर नहीं पाती, मतलब वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती हैं। उसका रीज़न ये है ओजोन, ठीक है। ओजोन लेयर जो पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है, तो उससे एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि ओजोन लेयर के कारण UVC जो होती है वो पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती। लेकिन जैसे आप देख रहे हो कि पोल्यूशन के कारण, अभी तो कोरोना वायरस की वजह से पोल्यूशन बहुत कम हो गया है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से अगर UV रेज C पृथ्वी पर पहुंच नहीं पा रही है, नहीं अगर आप अगर पहुंच, जैसे जब पॉल्यूशन था, ठीक है, तो उसमें के बाद ओजोन जो परत होती है पतली होती जाती थी। UVC अगर पृथ्वी पर पहुंच गई और वो अगर बॉडी में सी, तो वो क्या होंगी, वो जीन्स में, मतलब वो जीन्स को कन्वर्ट कर देंगी, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन्स को वो ऑन्कोजीन्स में वो चेंज कर देंगी। देन था क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, भी आपको समझ में नहीं आया था। देखो, नॉर्मली सपोज करो ये आपका गुणसूत्र है, ठीक है। कोई भी आपका क्रोमोसोम होता है, मतलब जो क्रोमोसोम होता है वो हमें पेयरिंग के फॉर्म में रहता है। सपोज करो ये जो क्रोमोसोम है, ये वाला, ये हमारे
पापा से आया है, ठीक है। और सेकेंडली ये जो मैंने क्रोमोसोम बनाया ये हमारी मदर से आया है, ठीक है। अब इस पे जीन्स उपस्थित होते हैं इस तरह से करके, इस पे जीन्स उपस्थित होते हैं, इस पर भी जीन्स उपस्थित होंगे, ठीक। अब क्या हो जाता है, एक जीन इसमें मान लो एक जैसे हाइपोथेटिकल यू है, इन सब के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा यूनिट ही पूरा है, सेकेंड यूनिट है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। जितना आपको इंटरेस्टिंग कैंसर टॉपिक लगा, बहुत ही अच्छा आपको लगा, उतना ही अच्छा आपको वो यूनिट भी पढ़ने पर लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज करो ये जो जीन है, इस जीन्स के कारण सेल डिवीज़न हो रहा है, मतलब ये सेल डिवीज़न हो इसके लिए क्या कर रहा है, इसके लिए वो कोशिका को मोटिवेट कर रहा है, मतलब उसको बोल रहा है। लेकिन ये जो जीन है ये सेल डिवीज़न को इनहिबिट करने वाला है। अच्छा, हमारे बॉडी में केवल सेल डिवाइड ही नहीं करती है, ठीक है, सेल डिवाइड हो रहा नई सेल्स बनती हैं, बल्कि सेल्स डेड भी होती हैं। अपने में ही इमेजिन करके देखो, सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन पे वाइट वाइट जो उठती है वो आपकी डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। अगर आप कभी ब्यूटी पार्लर वगैरह जाते हो तो वो क्या बोलती है कि अपने डेड सेल्स को हटा दीजिए अपने चेहरे से, स्किन से। तो क्या होती है, हमारे बॉडी में डेड सेल्स पाई जाती है, तो डेड सेल या तो हमें हटानी पड़ती है या तो खुद ब खुद वो हटती जाती हैं, ठीक। लेकिन सेल डेड के लिए मान लो कि ये वाला जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और सेल ग्रोथ और डिवीज़न के लिए ये वाला जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर इस जीन का अगर डुप्लीकेशन हो गया, मतलब डुप्लीकेशन मतलब ये जीन्स की संख्या अगर 2 हो गई तो रैपिड रेट में फिर सेल डिवाइड करने लगेगा, ठीक है। रैपिडली फिर क्या होने लगेगा, सेल ग्रोथ होने लगेगा। और इस वाले जीन का अगर डिलीशन हो गया, मान लो डुप्लीकेशन नहीं हुआ लेकिन इस वाले जीन का डिलीशन हो गया, वो वाला जीन क्रोमोसोम से हट गया, तो भी क्या होगा, तो भी आपका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो भी जो मतलब सेल डेड नहीं होगा, सेल बनेंगे नहीं। एक बार और मैं इसको समझा देती हूँ, नॉर्मली ऐसे एग्जैक्ट फिगर में नहीं, ऐसे सिंपल से फिगर में। मान लो ये तो आपके क्रोमोसोम के स्ट्रैंड हैं, ठीक है। इसमें ये वाला जो जीन है, इस वाले जीन की वजह से क्या होता है, सेल डिवाइड करती है, ठीक है। और ये वाला जो जीन जो है, इस जीन की वजह से सेल डेड होती है, मतलब जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं और उसको स्थापित करने के लिए नई कोशिकाएं आती रहती हैं। ये तो सेल थ्योरी है ना। उसके बाद अगर मान लो इस जीन का डुप्लीकेशन हो जाता है, डुप्लीकेशन मतलब डबल, ये जीन एक यहाँ भी आके इस तरह से फॉर्म कर गई, तब क्या होगा, नॉर्मली मान लो आज अगर मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में 50 नई सेल्स का निर्माण हो रहा है, तो अगर ये जीन डुप्लीकेट हो गई तो क्या होगा, 100 सेल्स का निर्माण होने लगेगा, ठीक। इस जीन की वजह से पहले केवल 50 सेल्स का निर्माण हो रहा था, लेकिन जब ये जीन क्या हो गई, डुप्लीकेट हो गई, मतलब डबल हो गई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। तो क्या हो गया, 50 से 100 कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन सेल डेड के लिए तो अभी एक ही जीन, उसका तो डुप्लीकेशन हुआ नहीं। और ये था क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। क्रोमोसोमल डिलीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेल डिवाइड करने वाला तो जीन है, लेकिन सेल डेड करने वाला जीन यहाँ से हट जाए, वो डिलीट हो जाए, तब क्या होगी, केवल नई कोशिकाएं बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, लेकिन जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो मरेंगी ही नहीं। तो उससे क्या होगा, उससे एक सेल ग्रोथ होता जाएगा। अब सपोज करो खुद ही कि हमारी स्किन में से जो डेड सेल है वो हटे ही ना, नई कोशिकाएं बनती जाए, बनती जाए, बनती जाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊँचा होता जाएगा, होता जाएगा ना, सभी का ऐसे ऊँचा होता जाएगा, तो वो सही नहीं है। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया था, और अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसको आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड लास्टली मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरह से कोरोना वायरस के टाइम में, मतलब अजीब सा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है, इस तरह से पढ़ाना, वीडियो बना के, एक जो आमने सामने का इंटरेक्शन होता था उसकी बात ही कुछ और थी। आप सभी लोग इसको रियलाइज़ कर रहे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे ऑफकोर्स। और मतलब क्या बताएं, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे एक तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे हो, ठीक है, आप, मैं और हम सभी आपके घर में जो भी हैं, बस प्रेयर करते रहो कि जल्दी से इसकी वैक्सीन आ जाए, जल्दी से वो वैक्सीन अच्छे से कारगर हो जाए, ताकि हम सभी फिर से जो हमारी नॉर्मल लाइफ थी उसमें हम रिटर्न हो सकें, ठीक है।
ठीक है, तो बस इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ और आई होप आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो थैंक यू।